Continuing chapter on reaching the age of adolescence, we are continuing the next topic. 7.4 Role of hormones in initiating reproductive functions. So, endocrine glands releases hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं हम किसी के शरीर के अंदर वो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं खून के अंदर ताकि वो खून से जो पर्टिकुलर बॉडी का हिस्सा है शरीर का हिस्सा है जिसे हम टारगेट साइट है वहाँ तक पहुँच जाए द टारगेट साइट रिस्पॉन्स टू द हार्मोन और जो टारगेट साइट होती है जहाँ पे हार्मोन पहुँचता है वहाँ पर वो जो टारगेट साइट है वो उस हार्मोन के रिस्पॉन्स में एक्ट करती है देर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी हमारे शरीर में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स या डक्टलेस ग्लैंड्स हैं इन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो सिक्रीशन है वो बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू छोड़ा जाता है और इनके कोई डक्ट नहीं होती है जिससे कि इनका सिक्रीशन छोड़ा जा सके द टेस्टिस एंड ओवरीज सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स टेस्टिस है और जो अंडकोश हैं वो सेक्स हार्मोन्स को छोड़ते हैं ब्लड के अंदर वी हैव जस्ट लर्नड दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स अभी हमने पढ़ा था कि ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स के लिए ज़िम्मेदार होते हैं जैसे कि मेल पैटर्न ऑफ हेयर है फीमेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है एंड हेयर है उसके लिए ये हार्मोन जिम्मेदार होते हैं फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ये जो सेक्स हार्मोन्स जो टेस्टिस और ओवरी से निकलते हैं इनका जो कंट्रोल है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होता है यानी कि पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है उसमें होता है द पिट्यूटरी सिक्रीट्स मेनी हार्मोन्स पिट्यूटरी कई तरह के हार्मोन्स को शरीर में छोड़ती है वन ऑफ विच मेक्स ओवा मेच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म्स फॉर्म इन द टेस्टिस और उन्हीं से अंडकोश के अंदर ओवा का मैच्योरेशन होता है या और जो टेस्टिस है उसके अंदर स्पर्म्स का बनना होता है नाउ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी stimulates testis and ovaries to release testosterone in male and estrogen in females जो हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं वो हार्मोन्स टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं और अंडकोश जो होते हैं फीमेल में उनको स्टिमुलेट करते हैं जो मेल में जो टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है और फीमेल्स के अंदर जब वो ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं तो ईस्ट्रोजन रिलीज होता है releases in the bloodstream and reaches parts of the body ये जो पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं ये क्या है ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिए जाते हैं और वहाँ से वो अलग अलग हिस्सों में जाते हैं जिन्हें हम टारगेट साइट कहते हैं सो ये टारगेट साइट जो है वो क्या है ये टारगेट साइट है टेस्टिस है मेल के अंदर और ओवरीज है फीमेल के अंदर ये टारगेट साइट पे जाते हैं टेस्टिस जो मेल में है वो रिलीज़ करेगी टेस्टोस्टेरोन और जो ओवरीज है फीमेल में वो रिलीज़ करेंगे ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स द चेंजेस इन बॉडी एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी और जब ये हार्मोन टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन और ओवरीज के द्वारा ईस्ट्रोजन शरीर में छोड़े जाएंगे तो इससे प्यूबर्टी की शुरुआत होती है सो इसलिए हम कह सकते हैं कि द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स ओके नाउ Paheli and Bojo have now understood that puberty marks the beginning of the reproductive period. पहेली और बोजो है उन्होंने समझ लिया कि प्यूबर्टी है वो रिप्रोडक्टिव पीरियड की शुरुआत है when one becomes capable of reproduction जब एक पर्सन बच्चे पैदा करने के काबिल हो जाता है बट दे वॉन्ट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगिन कंटिन्यूस और इट एंड्स समटाइम्स वो जानना चाहते हैं कि ये जो प्रजनन की जो टाइम है ये एक बार शुरू हो जाता है तो लगातार शुरू रहता है या ये कुछ समय बाद ख़त्म हो जाता है या उसका अंत हो जाता है रिप्रोडक्टिव फेजेस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमंस
Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begins to produce gametes. Adolescents हैं वो रिप्रोडक्शन के या बच्चे पैदा करने के काबिल तब हो जाते हैं जब उनकी टेस्टिस और अंडकोश में से गैमीट्स बनना शुरू हो जाते हैं. द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स. ये मैच्योरेशन और गैमीट्स का बनना लंबे समय तक पुरुषों में रहता है और कम समय तक महिलाओं में रहता है. इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी. महिलाओं के अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है ये प्यूबर्टी पे शुरू होता है जो कि 10 से 12 साल की होती है एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स और तकरीबन 45 से 50 साल की उम्र तक चलता है. यानी कि महिलाओं के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो प्यूबर्टी से 10-12 साल की उम्र में शुरू होता है और 45 से 50 साल की उम्र में तक कंप्लीट हो जाता है. द ओवा बिगिंस टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. और अंडे का जो मैच्योरेशन है वो शुरू हो जाता है जैसे ही प्यूबर्टी शुरू होती है. वन ओवा मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज. एक ओवा मैच्योर होता है एक ओवरी के अंदर प्रत्येक 28 से 30 दिन में. ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग्स. इस समय के अंदर जो बच्चेदानी की जो परत है वो मोटी होती है ताकि वो एग को रिसीव कर सके. इन केस इट इज़ फर्टिलाइज एंड बिगिंस टू डेवलप. अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है और वो बच्चे के रूप में डेवलप होता है. दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी. और इससे प्रेगनेंसी होती है. इफ़ fertilization does not occur, the released egg in the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off. अगर फर्टिलाइजेशन स्पर्म से नहीं होता है तो रिलीज हुआ एग और जो बच्चेदानी के अंदर की जो झिल्ली जो मोटी हो जाती है एग को रिसीव करने के लिए along with उसके साथ में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उस लाइनिंग की वो सब शेड ऑफ हो जाती हैं यानी गिर जाती हैं. दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वीमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. और इससे महिलाओं के अंदर ब्लीडिंग होती है प्रत्येक माह जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज. माहवारी प्रत्येक 28 से 30 दिन में आती है. द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी. इट इज टर्म्ड मिनार्की. सबसे पहला जो मासिक धर्म है वो प्यूबर्टी पे शुरू होता है या माहवारी शुरू होती है प्यूबर्टी पे. उसे हम मिनार्की कहते हैं. एट 45-50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स. 45 से 50 साल की उम्र में माहवारी बंद हो जाती है. स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मीनोपॉज. और जब माहवारी बंद हो जाती है उसे हम मीनोपॉज कहते हैं. इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेगुलर. शुरुआत में ये माहवारी इरेगुलर हो सकती है. इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर. और कुछ समय के पश्चात ये रेगुलर हो जाती है. पहेली sees that the reproductive life of a woman lasts from menarche to menopause. पहेली कहती है कि रिप्रोडक्टिव लाइफ यानी कि बच्चे पैदा करने की उम्र एक फीमेल के अंदर मिनार्की से शुरू होती है और मीनोपॉज में ख़त्म हो जाती है. इज़ शी राइट. क्या वह सही है? हाँ, रिप्रोडक्टिव लाइफ एक फीमेल के अंदर मिनार्की से शुरू होती है और मीनोपॉज पे ख़त्म हो जाती है. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. जो माहवारी होती है वो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल रहती है. द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन. इस माहवारी के साइकिल के अंदर अंडे एग का मैच्योरेशन होता है और वो ओवरी से रिलीज़ होता है. यूट्रस की जो वॉल होती है बच्चेदानी की जो परत होती है वो मोटी होती है और उसके बाद वो टूटती है महीना आने के समय पर अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो. इन केस द एग इज फर्टिलाइज्ड बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 6. और अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो डिवाइड होता है और जाकर के बच्चेदानी के अंदर एम्बेड हो जाता है आगे के उसके डेवलपमेंट के लिए. जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है कि यहाँ पे क्या आते जो है ओवरी से, ये ओवरी है, ओवरी से अंडा रिलीज़ हुआ और ये रिलीज़ हुआ इसको हम ओवुलेशन कहते हैं. ये अंडा है, फिम्ब्रिया होते हैं
फिलोपियन ट्यूब के, उससे ये अंडा पिक किया जाता है और यहाँ पे फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बन जाता है। यानी कि स्पर्म से जो अंडे का फर्टिलाइजेशन है या निषेचन कह सकते हैं, वो फिलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। ये जाइगोट डिवाइड करता है, यानी बार बार डिवाइड करता है 2 सेल में, 4 सेल में, 8 सेल में, और इस तरीके से, और इसके आउटर कवरिंग प्रोटेक्टेड रहती है और ये धीरे धीरे यूट्रस में आता है और यहाँ पे एम्ब्रियो है वो ये यूट्रस की वॉल है इसमें एम्बेड हो जाता है। ओके, ये देखिए ये यूट्रस की जो वॉल दिखाई गई है, ये यूट्रस की वॉल है और ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये यूट्रस की वॉल के अंदर इस तरह से एम्बेड हो गया है। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड? एक बच्चे का सेक्स कैसे पता करते हैं या कैसे निश्चित होता है, यानी कि बच्चे का सेक्स कि वो लड़का होगा या लड़की होगा वो कैसे डिटरमाइन होता है, वो कैसे तय होता है। आई हर्ड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कज़न हु इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी। मैंने अपनी माँ को और आंट को बात करते हुए सुना मेरी कज़न के बारे में जिसका बेबी होने वाला है। दे वर डिस्कसिंग वेदर शी वुड गिव बर्थ टू अ बॉय और ए गर्ल। वह आपस में डिस्कस कर रही थी कि वो एक बच्चे को या बच्ची को जन्म देगी। आई वंडर वॉट मेक्स द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप आइदर इनटू अ बॉय और गर्ल। मुझे आश्चर्य है कि क्या चीज़ है जो एक फर्टिलाइज्ड एग को लड़का या लड़की में बनाती है, बॉय और गर्ल। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और zygote is the instructions for determining the sex of the baby। जो फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट होता है उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि वो लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, यानी कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, इसकी इंस्ट्रक्शंस उस फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट के अंदर होती है। This instruction is present in the thread-like structures called chromosomes in the fertilized egg। और ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बिल्कुल धागे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज्ड एग के अंदर उनमें होती है। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। जितने भी इंसान हैं उनके सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और वो न्यूक्लियाई के अंदर होती हैं। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स। ये जो 23 पेयर है इसमें से एक पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। एक पेयर यानी कि 2 क्रोमोसोम्स हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें हम एक्स या वाई का नाम देते हैं। अ फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स वाइल अ मेल हैज़ 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। एक महिला के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और एक पुरुष के अंदर 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम होता है। द गैमीट्स एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जो गैमीट होती है, जो कहते हैं कि इनके मेल और फीमेल गैमीट होती हैं, उसके अंदर खाली एक सेट क्रोमोसोम्स का होता है, यानी कि उनमें खाली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें पेयर्स नहीं होते हैं। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम। जो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है उसमें खाली एक एक्स क्रोमोसोम होता है। बट स्पर्म्स हैव आर ऑफ 2 काइंड। स्पर्म्स 2 तरह के होते हैं। 1 काइंड हैज़ एक्स क्रोमोसोम्स। एक तरह के स्पर्म्स होते हैं जिनमें एक्स क्रोमोसोम्स होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया इस स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है, एंड द अदर हैज़ वाई क्रोमोसोम। ये जो है स्पर्म इसके अंदर वाई क्रोमोसोम है। सी फिगर 7.4। व्हेन ए स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज द एग। एक स्पर्म है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, वो अगर एक एग है जिसमें हमेशा ही एक्स क्रोमोसोम होता है उसे फर्टिलाइज करेगा तो एक्स एक्स एक फीमेल बेबी का जन्म होगा। ओके, when a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would contain 2 X chromosomes and develops into a female। एक स्पर्म जिसमें X क्रोमोसोम है वो फर्टिलाइज करेगा एग को जिसमें कि X क्रोमोसोम है, तो जो जाइगोट बनेगा उसमें 2 X क्रोमोसोम होंगे और वो एक फीमेल को जन्म देगा या वो एक फीमेल में तब्दील होगा। इफ़ अ स्पर्म कंट्रीब्यूट्स
to Y chromosomes to the egg. At the fertilization, the zygote would develop into a male child. अगर एक स्पर्म है वो वाई क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करता है एग की तरफ जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, तो जो जाइगोट होगा वो एक मेल चाइल्ड या पुरुष में कन्वर्ट, एक बच्चे में कन्वर्ट होगा जिसमें कि एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे और वो मेल चाइल्ड होगा, लड़का होगा। सो इस तरीके से हमने देखा कि जो एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म है वो अगर एक एग से मिलेगा जिसके अंदर ऑलरेडी एक्स क्रोमोसोम है, तो एक्स और एक्स एक फीमेल बेबी होगा यानी लड़की होगी, और एक वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म है वो अगर एग से मिलेगा जिसमें एक्स क्रोमोसोम है तो एक्स वाई यानी कि एक मेल चाइल्ड या लड़के का। Now you know that the sex chromosomes of the father determine the sex of an unborn baby. अब आपको पता चला कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं फादर के, जिसमें एक्स क्रोमोसोम भी होता है और वाई क्रोमोसोम भी होता है, वही जन्मे बच्चे का The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong and to blame her for this is totally unjustified. इसलिए माँ को बच्चे के सेक्स के लिए ज़िम्मेदार मानना पूरी तरह से गलत है और यह बहुत ही अनजस्टिफाइड है उसके लिए। Now 7.7 हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। लुक एट द फिगर 7.3। ये 7.3 फिगर है। The hormones secreted by the pituitary stimulates testes and ovaries to produce their hormones. जो पिट्यूटरी के द्वारा हार्मोन्स रिलीज़ किए जाते हैं वो टेस्टिस और ओवरी को उनके रेस्पेक्टिव हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं, जैसे कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन होगा और ओवरी से ईस्ट्रोजन होगा। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द एंडोक्राइन ग्लैंड। हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये ग्रंथि होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज़ अटैच टू ब्रेन और ये ब्रेन से अटैच्ड होता है। ये देखिए ये यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ब्रेन के मैटर से ऐसे ज्वाइंड है। अपार्ट फ्रॉम पिट्यूटरी द टेस्टिस एंड ओवरीज देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज थायराइड ग्लैंड, द पेंक्रियास एंड द एड्रीनल्स। These are adrenals. पिट्यूटरी के अलावा टेस्टिस एंड ओवरीज, टेस्टिस और ओवरीज के अलावा और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं शरीर के अंदर, जैसे कि थायराइड ग्लैंड है ये, ओके, पेंक्रियास है ये, और ये एड्रिनल्स हैं यहाँ पे, ओके। और ये है ओवरीज हैं ये फीमेल के अंदर, और मेल अगर होगा तो उसमें टेस्टिस होंगे, ओके। नाउ लेट्स सी फर्दर। Bojo in Paheli had once visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. बोजो और पहेली ने एक बार अपनी आंट को विज़िट किया जो कि एक डॉक्टर है, और उन्हें याद आया एक बच्चे काका जिसके कि गले में एक बहुत बड़ा और बाहर की तरफ निकलता हुआ गले में कुछ दिख रहा था। Their aunt has told that Kaka was suffering from goiter, a disease of thyroid gland. उनकी आंट ने बताया कि काका है उसे गोइटर नाम की बीमारी है जो कि एक थायराइड ग्रंथि की बीमारी है। काकाज थायराइड ग्लैंड वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन। काका का जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन को नहीं प्रोड्यूस कर रहा था। Their aunt has also told them that their uncle was suffering from diabetes. उनकी आंट ने उन्हें बताया कि उनके जो अंकल हैं उन्हें डायबिटीज़ है, because their pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantities. क्योंकि उनकी पेंक्रियास इंसुलिन हार्मोन को पर्याप्त मात्रा में नहीं
बना रही थी. Bojo and Paheli then asked their aunt about the adrenal glands which are also shown in the chart hung on the wall of her clinic. बोजो और पहेली ने एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में पूछा जो कि उनके क्लिनिक में एक चार्ट टंगा हुआ था. द aunt told them of that of adrenal secrete hormones that maintain the correct salt balance in the blood. आंट ने बताया कि जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं वो सॉल्ट बैलेंस है वो ब्लड के अंदर मेंटेन करते हैं. एड्रीनल्स ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रीनलिन, और एड्रीनल्स हैं वो एक हार्मोन एड्रीनलिन को बनाते हैं. इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरीड. और ये जो एड्रीनलिन हार्मोन है ये शरीर को गुस्से की अवस्था में या एम्बैरेसमेंट की अवस्था में या चिंता की अवस्था में स्ट्रेस से मैनेजमेंट में हेल्प करता है. थायराइड एंड एड्रीनल सीक्रेट्स देयर हार्मोन्स व्हेन दे रीच ऑर्डर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू दिस इट्स हार्मोन. थायराइड और एड्रीनल अपनी हार्मोन तब बनाते हैं जब उन्हें पिट्यूटरी के हार्मोन से ऑर्डर मिलता है. पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन. पिट्यूटरी है वो ग्रोथ हार्मोन को भी सिक्रीट करता है क्योंकि उसकी ज़रूरत ग्रोथ के लिए होती है. आर दीज हार्मोन्स इन द अदर एनिमल्स ऑल्सो, क्या ये हार्मोन्स बाकी के जानवरों में भी होते हैं? हैव दे एनी रोल टू प्ले इन द रिप्रोडक्शन, क्या उनका कुछ रोल है रिप्रोडक्शन के अंदर? 7.8 रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स. हार्मोन्स की ज़रूरत है लाइफ हिस्ट्री इंसेक्ट्स की और फ्रॉग्स की, उसमें क्या रोल है ये हम पढ़ेंगे. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, आपने लाइफ साइकिल फ्रॉग की पढ़ी है. द टेडपोल पासेस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग. टेडपोल का हमने देखा था कि वो कुछ स्टेजेस से निकलता है और उसके बाद फ्रॉग बनता है, जो कि हम इससे पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. ये जो लार्वा से एडल्ट में परिवर्तित होते हैं इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. एंड दिस मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय ए हार्मोन, इंसेक्ट हार्मोन, जिसे हम इंसेक्ट हार्मोन कहते हैं. ये मेटामॉर्फोसिस जो इंसेक्ट में है वो एक हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है जिसे इंसेक्ट हार्मोन कहा जाता है. इन फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन. फ्रॉग में ये जो है मेटामॉर्फोसिस ये थायरोक्सिन के द्वारा कंट्रोल होता है. द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड, जो थायराइड के द्वारा प्रोड्यूस होता है. थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर, और थायरोक्सिन प्रोडक्शन है उसके लिए पानी में आयोडीन की मात्रा चाहिए. इफ़ द वाटर इन विच tadpoles आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, द tadpoles डज कैन नॉट बिकम अडल्ट्स. अगर पानी जिसमें कि tadpoles ग्रो कर रहे हैं उसमें अगर सफिशिएंट आयोडीन नहीं है तो जो tadpoles हैं वो एडल्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे. इफ़ पीपल डोंट हैव इनफ आयोडीन दैट विल दे गेट goiter caused by the lack of thyroxine. अगर लोगों के खाने में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो क्या उन्हें गॉइटर डेवलप होगा ड्यू टू लैक ऑफ थायरोक्सिन? थायरोक्सिन की कमी की वजह से यस, उनमें गॉइटर डेवलप होने की संभावना बढ़ जाएगी. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. नाउ वी हैव टू सी हाउ द tadpole develops into the adult frog. This is the life cycle of frog. Here eggs laid by frog develops into early tadpole and late tadpole, and that develops into adult frog. And this development from tadpole to frog requires the iodine in the water. Collect information from magazines or from doctors and prepare a note on the importance of consuming iodized salt. Information आप पता कीजिए डॉक्टर से और एक नोट बनाइए कि आयोडाइज सॉल्ट करने से लेने से क्या फ़ायदे हैं. यू कैन ऑल्सो लुक फॉर दिस इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. आप इंटरनेट के माध्यम से भी ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. सो वी विल बी कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट सेक्शन.